Hello, this is Kanak Som and in this video we will learn about the next topics of electricity. इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के और उसमें हमने रेजिस्टेंस तक कवर कर लिया था। अब इससे आगे के पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। मतलब ये मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकेगी। और रेजिस्टेंस क्या होते हैं? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम? रो से। इसे क्या बोलते हैं? रो। और इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, और इस सिंबल का क्या नाम है? रो। ठीक है, फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन एल। अब रेजिस्टिविटी की SI यूनिट भी पूछ ली जाती है, तो यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? ओम। एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। लेंथ की क्या होती है? मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आया? ये ओम मीटर हमारी SI यूनिट आ गई। राइट। अब उसके बाद ये चीज याद रखनी है, ये पूछा जाएगा कौन बेस्ट कंडक्टर है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कोई बेस्ट कंडक्टर कैसे हो सकता है? तो उसको डिफाइन करेंगे कि जिसकी रेजिस्टिविटी जितनी कम होगी, लो रेजिस्टिविटी जिसकी होगी, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। तो कंडक्टर की क्या होती है? रेजिस्टिविटी लो होती है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या होता है? उस अच्छा कंडक्टर होता है। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी क्या होती है? हाई, इसलिए वो बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और एलॉय, एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल, उसे हम क्या बोलते हैं? एलॉय। तो एलॉय जो होते हैं हमारे, जैसे निक्रोम होता है, निक्रोम, निक्रोम वायर, निक्रोम जो होता है एक एलॉय है, और ये किससे मिलकर बना है? निकेल, क्रोमियम और कुछ और अदर मेटल से मिलकर बना है। कौन सा? निक्रोम एक एलॉय है। तो इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है कंडक्टर से ज्यादा होती है। याद रखना, किससे ज्यादा होती है? कंडक्टर से ज्यादा होती है। और इस वजह से एलॉय क्या प्रोड्यूस कर देते हैं? हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये चीज याद रखना, कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो, इंसुलेटर की हाई, लेकिन एलॉय की कंडक्टर से ज्यादा होती है। याद रखना, इस वजह से एलॉय हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर देते हैं। और मोस्टली हम इन एलॉय के वायर को किसमें? हीटिंग अप्लायंसेस में ही यूज करते हैं मोस्टली। तो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो हम देखते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि वाई आर द कोयल ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन एंड इलेक्ट्रिक टोस्टर मेड अप ऑफ अलॉय रेदर देन प्योर मेटल। मतलब जो हीटिंग एलिमेंट होते हैं उन्हें हम एलॉय का क्यों बनाते हैं, प्योर मेटल का क्यों नहीं बनाते? जैसे हमारे इलेक्ट्रिक प्रेस होती है, या फिर हमारा टोस्टर टोस्टर होता है, उसमें जो हम वायर यूज किया जाता है, हीटिंग एलिमेंट यूज किए जाते हैं, वो एलॉय के होता है। तो इसका आंसर क्यों है ऐसा? तो ये इसलिए है, निक्रोम जो मैंने बताया था। ठीक है ना, तो क्यों करा जाता है? क्योंकि देखो तुम्हें पता होगा जो मेटल होता है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है। नॉर्मल टेम्परेचर पे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या, हम उससे एलॉय का बनाते हैं ताकि वो ऑक्सीडेशन ना कर सके। ठीक है ना, इसलिए तो उन्हें जरूरत नहीं पड़ती ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की, कि वो ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, एलॉय का बना है इस वजह से। दूसरा, इनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, किससे? कंडक्टर से। इस वजह से इन्हें हम हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो तुम्हें दो आंसर मिल गए क्यों हम एलॉय को यूज करते हैं, क्योंकि कि ये हमारे इनकी प्योर मेटल से रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और ये ऑक्सीडेशन नहीं करते। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर भी हो तब भी ये ऑक्सीडेशन नहीं करते। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। अब हमें क्या पढ़ना है कि अगर रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया और पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, तो वो समझना है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी हमारे अप्लायंसेस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो क्या चीज सेम रहती है? करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिफरेंट रहता है। तो V जो डिफरेंट है उसे लिख लो। तो V वोल्टेज इन सीरीज इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी लगे हुए हैं। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, क्या होता है? IR। तो ये क्या हो जाएगा? IRS इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है,
यहाँ से आई हम कॉमन लेंगे तो हमारा आर एस क्या आ जाएगा इज इक्वल्स टू, आई हमने बाहर ले लिया, अंदर आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से आई कैंसिल आ गया, तो सीरीज का फॉर्मूला आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ऐसे ही पैरेलल में क्या चीज डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है उसे लिखो। I इज इक्वल्स टू आर, आई पी इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब वही V इज इक्वल्स टू आई आर, अब I का फॉर्मूला निकालोगे तो आएगा V अपॉन R, तो ये आ जाएगा V अपॉन आर पी इज इक्वल्स टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। यहाँ से V बाहर निकालोगे, कॉमन लोगे तो आर पी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक, अब यहाँ से देखो, यहाँ से V से V कैंसिल हो गया, तो हमारा R इन पैरेलल आ गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये हमारा पैरेलल का फॉर्मूला आ गया कि अगर सीरीज पैरेलल में लगा हुआ है तो ये वाला फॉर्मूला, और सीरीज में लगा हुआ है तो ये फॉर्मूला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज ध्यान रखेंगे कि किसमें करंट सेम जा रहा है। जिसमें करंट सेम जा रहा होगा उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये, और जिसमें करंट डिफरेंट जा रहा होगा उसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगेगा। तो कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं आपको। देखो जैसे कुछ भी है, जैसे यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ पर एक बना दिया, और फिर यहाँ पर एक बना दिया, ये डायग्राम। ठीक है, तो A B C D, तो यहाँ से A पॉइंट है, यहाँ B पॉइंट है। अब देखो करंट किस में सेम जाएगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये सेम, तो ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, इन दोनों को जोड़ दो। फिर ऐसे यहाँ से आओगे तो ये दोनों सीरीज में आएंगे, और फिर दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। हम इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में सारे क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन तो काफी ज्यादा पूछा जाता है कि हाउस होल्ड सर्किट में हम कौन सा कनेक्शन यूज होता है हमारे घरों में। तो पैरेलल में हम सारे अप्लायंसेस को लगाते हैं। हम पैरेलल में क्यों लगाते हैं, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है हमारा, सेम। वोल्टेज क्या होता है हमारा पैरेलल में सेम होता है, लेकिन सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है। एक तो पहला रीजन यही है। दूसरा, जो पैरेलल, ये पैरेलल लिखा है मैंने, तो नेट रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज में वो काफी ज्यादा आता है, और हमारे लिए रेजिस्टेंस से ज्यादा होना बेकार है। ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो कम करंट होगा, हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए। तो सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा। अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्यादा रेजिस्टेंस आता है, और पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम इंडिपेंडेंटली, मतलब अलग अलग स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन सीरीज में ऐसा नहीं है। एक बार स्विच ऑन कर दिया तो सारे ऑन हो जाएंगे, ऑफ कर दिया तो सारे ऑफ हो जाएंगे। इस वजह से हम हाउस होल्ड सर्किट में क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। रेट जब भी आ जाए नीचे टाइम लिखना है, ऊपर जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क ऊपर आना है, नीचे टाइम आना है। इसे डिनोट किससे करेंगे, P से, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T। SI यूनिट क्या होती है, वाट। तो अब इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, 1 वाट इज इक्वल टू, वर्क की यूनिट होती है जूल, तो क्या हो जाएगा, 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज, इसको क्या बोलेंगे, इज डिफाइंड as when 1 joule of work is done in 1 second। ठीक है, ये समझ आ गया 1 वाट इस किसे बोलते हैं। फिर उसके बाद पावर के 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो इन्हें ड्राइव करके लिए अब रिवीजन है आपका, तो जल्दी जल्दी से पढ़ना है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, पावर इज इक्वल्स टू VI, पावर इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R, और P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। ये फॉर्मूले याद करना है, बहुत ज्यादा यूज होता है न्यूमेरिकल्स में। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता कर लगेगा कि ये कैसे यूज हो रहा है। तो याद रखना, इसकी यूनिट सिर्फ वाट लिख कर आ जाओ। कभी कभी ये भी देगा 1 जूल पर सेकंड, मतलब जूल पर सेकंड भी यूनिट हो सकती है पावर की। और इसकी वोल्टेज की क्या होती है, वोल्ट। एम्पियर भी इसकी यूनिट हो सकती है, और एम्पियर स्क्वायर ओम भी इसकी यूनिट हो सकती है, और वोल्ट स्क्वायर ओम भी इसकी यूनिट हो सकती है। तो ये देख लेना, कभी MCQ में आपको देखे तो आप सोचो कि हमने तो वाट पढ़ा था, ये यूनिट तो हमें पता ही नहीं। तो ये देख लेना करके कि ये भी यूनिट इसकी हो सकती है। ये चीज आपको क्लियर हो गई।
नेक्स्ट अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखो मैं इसको पावर को कैसे लिख सकती हूँ, डब्ल्यू को मैं एनर्जी भी लिख सकती हूँ, वर्क इज इक्वल्स टू एनर्जी, तो ई लिख लिया अपॉन टी। अब मुझे ई निकालना है तो ई आ जाएगा पी इंटू टी, ठीक है, सिंपल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। इलेक्ट्रिक पावर और टाइम का प्रोडक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब बहुत ज्यादा कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी पूछा जाता है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है। वैसे तो यूनिट इसकी एनर्जी की क्या होती है, जूल, नॉर्मली क्या यूनिट होती है एनर्जी की, जूल, लेकिन पावर की यूनिट क्या होती है, वाट, टाइम की क्या होती है, सेकेंड। लेकिन कमर्शियल यूनिट में वाट को किस में चेंज करेंगे हम, किलोवाट में, और सेकेंड को आर में। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, किलोवाट आर। क्या होती है, किलोवाट आर, याद रखोगे क्या होती है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आर, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर में कितने जूल एनर्जी के होते हैं। तो देखो 1 किलोवाट आवर में कितने आर होते हैं, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, और 1 आवर में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड, ठीक है, लिख सकते हैं। जब दोनों को करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 6 और आगे कितनी जीरो है, 50। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिटा के लिख रही हूं मैं, इसे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। समझ गए ना ये मैंने कैसे करा, कि इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतने जूल की एनर्जी है 1 किलोवाट आवर में, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए मैंने ये इस तरह से लिख दिया। देखो जब मैं इसे हटाऊंगी तो 10 नीचे जाएगा और 10 ऊपर जाएगा, फिर भी तो ये 5 ही हो जाएगा ना। तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हमने क्या लिख दिया, 3.6 इंटू 10⁶ कर दिया। तो 1 किलोवाट आवर में इतने जूल की एनर्जी होती है। इस पे भी न्यूमेरिकल्स है, वही मैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल सारा सेपरेट वो अलग ही कर दिया है, तो वहीं पे समझ लेंगे। उसमें पूछा जाएगा, उसमें ये बोलेगा जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो मीटर में हमारा जो जिससे बिल कैलकुलेट होता है, वो जितने किलोवाट आवर आप किलोवाट आवर जितने महीने में खर्च करते हो उनका बिल देना होता है। जैसे 1 किलोवाट आवर कितने रुपए का है, देखो 3 रुपए का है 1 किलोवाट आवर, और महीने में आपने कितने खर्च करे, आपने कितने किलोवाट आवर खर्च करे, सपोज 20 किलोवाट आवर खर्च करे, तो सिर्फ 20 की इंटू तुम्हें किससे करनी है, 3 से करनी है, और 1 महीने के लिए करी है तो 30 से मल्टीप्लाई, जितने भी दिन के लिए करे उससे उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। बहुत सिंपल रहेगा, ये करना इतना टफ नहीं रहेगा। सिर्फ हमें एनर्जी निकालनी है, 20 किलोवाट आर आई तो उसे 3 से मल्टीप्लाई करना है। ये न्यूमेरिकल होंगे, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, बस क्वेश्चन ऐसे पूछे जाता है, मैंने आपको बता दिया। जैसे कि बोल दिया जाएगा इतने किलोवाट आवर हैं तो हमें कॉस्ट बताओ कितनी कॉस्ट होगी, तो उस तरह से इस टाइप के न्यूमेरिकल है। अभी आपको क्या क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, इसके 3 फॉर्मूले ये याद करने हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बता दी, पावर इनटू टाइम, इसकी यूनिट हमने बता दी जूल होती है, लेकिन कमर्शियल यूनिट इसकी क्या होती है, किलोवाट आवर। क्या होती है, किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या है, जब हम किसी कंडक्टर में ही करंट पास करते हैं तो कंडक्टर में क्या होती है, हीट जनरेट होती है या प्रोड्यूस होती है। इसी फिनोमिना को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, राइट। तो इसके ऊपर है हमारा जूल्स ने एक लॉ दिया था, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। अब इसने क्या कहा था, इसने कहा था जब हम किसी कंडक्टर में जिसका कुछ रेजिस्टेंस है आर, तो उसमें अगर हम करंट पास कराते हैं आई, तो फॉर किसी टाइम पीरियड के लिए, तो उसमें जो हीट जनरेट होती है, उसमें जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट के, रेजिस्टेंस के और टाइम के। मैंने नोट्स में लैंग्वेज अच्छे से लिखी हुई है, वहां से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो ये क्या हो जाता है, H डायरेक्टली हो गया I स्क्वायर R के। जब कांस्टेंट को हटाते हैं कांस्टेंट आता है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई I स्क्वायर RT। यहाँ पे इसकी हीट की वैल्यू क्या होती है, जूल। लेकिन देखो यहाँ पे I स्क्वायर RT को हम पावर भी बोल सकते हैं, पावर इंटू टी, ये ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे पावर के फॉर्मूले पुट
किए जा सकते हैं जो भी हम पढ़ के आए हुए हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि कभी आप सोचे वो तो हमने फॉर्मूले पढ़े नहीं है, ये वैल्यू पुट करके आगे और ज्यादा एक्सटेंड हो सकते हैं फॉर्मूले। जब न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे मैं तभी बता दूंगी आपको ये चीज। तो आपको ये समझ आ गया कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ इसकी एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट की, क्या क्या है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब की जो फिलामेंट होती है वो उसे हम किसका बनाते हैं, टंगस्टीन मेटल का बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक तो उसका क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, क्या होता है उसका 333, मतलब क्या होता है 3380, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। 3380 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो सोचो जब इसे इतना ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा तभी ये पिघल सकता है। तो इसलिए हम बल्ब में जो बल्ब की जो फिलामेंट होती है उसे किसका बनाया जाता है, टंगस्टेन मेटल का। ये चीज आपको क्लियर हो गई। बाकी मैंने वो बता दिया था कि हीटिंग डिवाइसेस में जो एलिमेंट यूज होता है वो एलॉय का क्यों होता है, और एलॉय में भी याद रखना निक्रोम, मोस्टली निक्रोम वायर यूज होता है। निक्रोम एक एलॉय है जो निकल और क्रोमियम का बना हुआ है। और इलेक्ट्रिक फ्यूज मैग्नेटिक में भी, मैग्नेटिक लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हो, वहां पे मैंने बता दिया था, फिर भी बता देती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होती है, एक सेफ्टी डिवाइस होती है जो हम अप्लायंसेस को, अपने अप्लायंसेस को बचाने के लिए करते हैं कि अगर फ्यूज हुए तो सिर्फ हमारा फ्यूज ही खराब हो, बाकी के अप्लायंसेस बच जाए। तो हमारे लिए एक सेफ्टी डिवाइस होती है, बाकी आप नोट्स में देख सकते हो। और आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी मैंने ये पूरा चैप्टर एक रिवीजन बेस पे कवर करने का ट्राई किया है, और आप नोट्स पढ़ सकते हो। PYQ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, और इससे बाद में इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी। जो भी PYQs NCERT इन सब में आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।